नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा ये प्रदेश है जिसमें विविध रंग हैं और वैसा ही हमारा एक कार्यक्रम है अलबेलो राजस्थान। इस खूबसूरत सुबह में अलबेलो राजस्थान में मैं शालू सचदेव आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं भी आप सभी का इस विशिष्ट प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं आपको आज हमारे मेहमान से मिलवाऊँ उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गुरचरण दास ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इंडिया अनबाउंड, जिसमें वो कहते हैं कि अक्सर कई लोग उनसे सलाह मांगने के लिए आते थे शालू कि वो अपने बच्चे को क्या कराएं, इंजीनियरिंग कराएं, मेडिकल कराएं, क्या कराएं। तो पूछते थे बच्चे का अंततः एम क्या है। तो बोलते थे कि उसको सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है और सब चीज़ें करनी है। तो बोलते थे कि अगर देखिए सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समाज की कोई सेवा कर सके तो वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है करने के लिए। तो हमारे जो मेहमान हैं आज के, वो समाज के सोशल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ी हुई हैं। आपके पास तकरीबन 16 वर्षों का एक सामाजिक विकास का एक अनुभव है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च IIM, वो जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा जयपुर का, उसके एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हायर एजुकेशन की है। तो ये बताता है कि सोशल डेवलपमेंट करने के लिए हमारी जो मेहमान हैं वो कितना एक उनका बड़ा कैनवास है उनके पास। और हमारी मेहमान हैं डॉक्टर वर्षा तनु। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं आपकी उपलब्धियां गिनाना चाह रहा हूं। इसके बीच में आपको लेकर के आया था। उसके साथ साथ आपने आशा प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया था, जिसमें आपको बहुत बड़ा सम्मान भी मिला था, आपने उसको भी हेड किया है। उसके साथ साथ आप यूनिसेफ के साथ एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर राजस्थान में और विशेष करके हम कहें सदर्न राजस्थान के अंदर काफ़ी काम कर रही हैं वहाँ के लोगों के साथ। हालांकि आपका जो पूरा जो कैनवास है काम करने का वो पूरा राजस्थान है। आप मूलतः बिहार से हैं, राजस्थान में हैं और अब राजस्थान को ही अपना घर मानते हैं। डॉक्टर वर्षा तनु, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपकी जो परवरिश है उसके बाद जो आपने स्टडीज़ की है दैट इज़ इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और वो भी फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो इतना टेक्निकल फील्ड है, वहाँ से फिर आप समाज सेवा की तरफ कैसे आना हुआ? एक छोटी सी स्टोरी है। तब मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज अ लेक्चरर काम करती थी। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एमटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं आई और मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिलेगा जितनी दिल्ली में थी। तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, सो उनका ट्रांसफ़र हो गया और मेरी बिटिया बहुत छोटी सी थी। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ मैं जॉब, लेट मी परस्यू माय करियर। और किस साल की बात है? ये 2007 की बात है। और मैंने उनको कहा कि लेट मी परस्यू माय करियर और यू परस्यू योर ओन करियर, ही इज़ एन IPS ऑफिसर। सो मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे लोगों ने कहा कि बहुत चैलेंजेस आएंगे। आई सेड फाइन, आई मीन if I get to work for something which I like and which is my background। तो बीच बीच में मैं जाया करती थी जालोर, और वहाँ जो कलेक्टर थे तो he was from St. Stephen's College, which happens to be like just opposite of Delhi School of Delhi School of Economics। So we were friends and he said कि तुम पढ़ के और क्लासरूम में, these were his words, कि क्लासरूम में लेक्चर करते हो and which you think that you are 100% utilizing your knowledge। So देखो हम लोगों को इतनी धूप में हमने बाल सफ़ेद किए हैं। गांव में देखो, एक बार जाके देखो कि उस समय नरेगा लॉन्च हुआ था राजस्थान में। जालोर वाज द सेकेंड फेज डिस्ट्रिक्ट जब लॉन्च हुआ था। कि आप नरेगा के लेबरर्स को जाके देखो, उनमें जो वुमेन मेट्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो शुरुआत की थी, तो वो जाके देखो। एक दिन मैं फील्ड में गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। तो somehow I mean that is one very big turning point that when I saw their children sitting there and without any shade, इतनी गर्मी होती है, और फिर मैं डेवलपमेंट सेक्टर में पूरी तरह से आ गई। एक सवाल चालू मेरा और, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देश का जाना माना प्रतिष्ठित संस्थान है एजुकेशन के हिसाब से देखें तो
तो वहाँ इसके अंदर हाउ कम योर थॉट्स, हाउ डिड दैट यूनिवर्सिटी और दैट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द कॉलेज, शेप्ड योर थॉट्स in working, in forming towards what you're doing right now? It's a very good question and very relevant too in looking at my career, my journey. So Delhi School of Economics basically had, I was lucky कि काफ़ी सारे scholars थे वहाँ, world renowned scholars थे, और जो मेरे guide थे, he's now no more, but I was just like his child, and उन्होंने मुझे वैसे ग्रूम किया था। और वहाँ जो जनरली जो इकोनॉमिस्ट थे, जो सोशल साइंटिस्ट थे, उन सब का एक एम्फासिस होता था दैट bring change to the local area, wherever you are, with local materials, with local whatever जो assets you have got, उनको शेप करना और अपने आप वो फिर से स्केल अप होती जाती हैं। तो उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल एमफिल में, मैं बिहार से हूँ और मेरे घर के आसपास बनाना काफ़ी ग्रो होता है, और जब आप वो महात्मा गांधी सेतु से क्रॉस करते उस टाइम में, अब तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो एक कैरेबियन आइलैंड में जैसे बनाना प्लांटेशन, बिग स्प्रॉलिंग लैंडफॉर्म, तो उन्होंने मुझे एज अ फूड रिसोर्स बनाना प्लांटेशन में काम करने के लिए भेजा। मुझे तब से एक ट्रेनिंग मिल गई कि आप जहाँ रहते हो उनको संवारने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दैट वे इट शेप्ड मी एज अ पर्सन, इट शेप्ड माई थॉट्स कि हम बड़ी फैंसी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। एंड सो मच सो डी स्कूल का कंट्रीब्यूशन जो हमने तब पढ़ा था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच एंड सो मेनी थिंग्स, लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल पार्टिसिपेशन एंड ऑल दोस, वो अब जाके हमें हम रेलेवेंट पाते हैं। तो दैट वे थॉट्स को काफ़ी एडवांस में शेप किया। ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत सारे स्कॉलर्स के बीच में हुई, और आई मीन एवरी डे आई फील ब्लेस्ड कि मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला। बिल्कुल। और सेकेंडली आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा हुआ कि आप उनके साथ में सिंक करना चाहते थे। अनुराग, वोकल फॉर लोकल की बहुत बात होती है, तो हम देख रहे हैं कि वो एग्जीक्यूशन किस तरह से किया, और वही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी आप करके आए हैं। वही आप करके आई हैं। जब आपने राजस्थान एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे लोगों की लाइफ में हैं, स्पेशली वुमेन, और कैसे आपने उनको अपस्किल करने के लिए या उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट भी आपका एक फोटे रहा है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं काफ़ी लाइक एरिया है जिसमें बहुत काम किए जाने की आगे भी गुंजाइश है। और सबसे पहले आई मीन जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई फर्मली बिलीव दैट। सो माय हस्बैंड इज़ एन IPS ऑफिसर एज आई सेड, तो उनकी जो पोस्टिंग्स रही है बहुत अलग अलग हिस्सों में रही है। सो उनकी पहली पोस्टिंग एज ए SP धौलपुर, सब ने कहा कि मुझे कि धौलपुर काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह है और तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, तो लेकिन मुझे बिलीव मी इतना अच्छा लगा धौलपुर कि मैंने उसके बाद वहाँ के इको टूरिज़्म पोटेंशियल पे PhD करी। तो सो बिफोर दैट माय डॉटर वाज जस्ट बॉर्न, और मेरे पास करने को कुछ भी होता नहीं था, तो मैंने एक यूँ ही वॉलंटरीली वुमेंस कॉलेज ज्वाइन किया धौलपुर में ही। जी धौलपुर में। और जब मैं पहले दिन पहुंची तो लड़कियां भागती थी, उनके अटेंडेंस बिल्कुल नहीं होते थे। तो तब मैंने 2-4 को ही बुलाया, एटलीस्ट कोई तो आ जाओ मेरी क्लास में, बिकॉज वो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मतलब अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगी किनको। और उनको मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ते हो, तो वो एक कुंजी समझते हैं, कुंजी जिसको शॉर्ट आंसर जी बिल्कुल, तो वो लेके आई और मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक क्या है, तो यही पढ़ते हैं हम तो देन आई रोट, आई रिमेम्बर हिंदी मीडियम की ही बहुत सारी अच्छी किताबें थी जो मैंने आगरा से मंगवाई, आगरा वहाँ पास था, बहुत नजदीक पड़ता है जी। तो और उसके बाद धीरे धीरे जब उनको पता चला कि मैम तो बिल्कुल ही फ्रेंडली हैं और अच्छे से बात करके पढ़ाती हैं, तो धीरे धीरे अटेंडेंस 100% हो गई। एंड देन आई बट वन वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आई रिमेम्बर शालू इज दैट कि जब छुट्टियाँ होती थी तो वहाँ SP बंगले के लाइक गेट से फ़ोन आया कि मैडम आपके कॉलेज की लड़कियाँ मिलने आई हैं, और मैंने देखा कि पूरी की पूरी क्लास आ गई कि मैम हमें पढ़ाओ। तो सो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड जब मैं वहाँ से जाने लगी तो फिर सबके सब दे वर वेरी इमोशनल, एंड
तब मैंने एक प्रॉमिस लिया था कि आप तभी शादी करोगे जब आप फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े होगे। और लोगों ने बिल्कुल प्रॉमिस तोड़ा नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अभी इतनी सालों के बाद 2006 और ये 20 साल हो गए, 20 साल हर 5 सितंबर पे अभी भी उनके कॉल्स आते हैं। एक एक लड़कियों ने जब शादी किया और तब बताया मैम मैं टीचर लग So गई why हूँ 5th मैं। September? Sorry? Teachers Day. Teachers Day, Teachers yeah, Day. Teachers Day. Teachers So, Day. और मैम वो अभी भी याद करती है और मैं अभी भी उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद मिलना तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ शालू टच में वो सब है। एक वो फिल्म भी बहुत फेमस हुई थी, यू नो, जिसमें कि वो जो एसपी का रोल जिन्होंने प्ले किया था वो भी जी। धौलपुर से ही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसिडेंटली, सो दिस वाज आल्सो वेरी Right. इंटरेस्टिंग। धौलपुर थोड़ा सा एक राजस्थान का पार्ट है, ईस्टर्न राजस्थान का, जो बिल्कुल। कि आप अगर देखें तो जयपुर से बहुत अलग हो जाता है, अलग हो ब्रज जाता का सा है। थोड़ा सा उसमें आता है, एमपी से मिला लेकिन हुआ है। धौलपुर पॉलिटिकली भी और ज्योग्राफिकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले important। करता है। इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धौलपुर का नाम आते ही धौलपुर किसी गलत रीजन से Yes, yes. जाना जाता है। और मैंने जब पीएचडी करने का फैसला किया और वो भी इको टूरिज्म पोटेंशियल्स, तो यू वोंट बिलीव 4 काइंड ऑफ इकोसिस्टम व्हिच मीट्स देयर, many kind of gangetic dolphins and turtles, इतने सारे migratory birds जब आए, तो आप किसी एज अ रिसर्चर या एज एन एकेडमिशियन के लेंस से अगर आप देखिए तो गोल्ड माइन है, इट्स अ गोल्ड माइन। lot of potentiality, and you won't believe 52 kind of ecotourism potential sites cropped up, जिनके लिए हमने अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए थे। और काफ़ी अच्छा रिसर्च वर्क हुआ जब था। इको टूरिज्म की हम बात करते हैं, इसके साथ में यार बहुत सारे वर्टिकल्स, बहुत सारे जो दिमाग में बातें आती हैं। एक होती है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आप उसको इस तरह से आप उसको दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया के सामने। साथ साथ में और ऐसे कौन कौन सी गोल्स आपके मन में आए, कौन कौन सी बातें आपके मन में आई जो इको टूरिज्म के थ्रू या आपकी स्टडीज से या आपके फील्ड वर्क से आपको लगा कि राजस्थान को या धौलपुर को या जहाँ भी आप रही काम किया उसको बेटर कर सकते हैं उस जगह को? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड सबसे ज़्यादा टूरिज्म के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो विच इज़ द रिसोर्सेज, द प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स राजस्थान के पास हर 10 किलोमीटर में एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। सो दैट वे राजस्थान इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। एंड बस एक जो ज़रूरत है वो उन प्रोडक्ट्स को पॉलिश करने की है। उन प्रोडक्ट्स को जो आजकल होता है, आजकल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग ये एक नया डिसिप्लिन है। सो हमें एक बीच में एक योजना चली थी कि कॉर्पोरेट वो लेवल पे टूरिज्म को, रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन पता नहीं वो जो योजना थी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। लोग चैलेंजेस की वजह से, चैलेंजेस ऑफ कोर्स है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ अ बिग की। जो अगर हम वहाँ के पब्लिक को किसी भी तरह से ये ज़हन में डाल दें कि ये आपके लिए अच्छा है, लोग जुड़ते हैं, वक्त लगता है। क्योंकि इको टूरिज्म अपने आप में अनुराग कितना डिफरेंट है। नॉर्मली राजस्थान को कल्चरली और पधारो हमारे देश और हॉस्पिटैलिटी के लिए माना जाता है, बट जब इको टूरिज्म आएगा तो एक नया एस्पेक्ट जो है, चाहे हम उसको जॉब से रिलेट करें या स्किल डेवलपमेंट से करें या सस्टेनेबिलिटी से करें, तो कितना इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा जो शहरों में और जो पोटेंशियलिटी हैं वो ऑलरेडी है। राजस्थान इज़ अ वेरी गुड दैट वे स्टेट फॉर नोन फॉर टूरिज्म। बट मुझे ऐसा लगता है जब मैंने सारे कॉर्नर्स देखे काफ़ी माइन्यूटली कि रूरल राजस्थान हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियलिटीज़ जो हम शायद 50% भी रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। तो अगर ये एक्सपर्ट्स एक फोरम पे मिल के और उसके बाद जब काम करना शुरू करें तो डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क होगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि रूरल जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेंगे। और यहाँ जो माइग्रेशन की समस्या है कि जनरली अगर सदर्न राजस्थान में देखिए तो मेन सारे बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, अपनी जीविका के लिए, फैमिलीज पीछे छूट जाती हैं और दैट लीड्स टू लॉट ऑफ लोकल एंड सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम्स। तो ये सारी समस्या भी हल हो जाएंगी अगर हम लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको रियलाइज करना हमने शुरू कर। राजस्थान एज अ स्टेट, 2 सवाल हैं मेरे डॉक्टर तनु यहाँ पे। दैट वन, राजस्थान एज अ स्टेट सोशल डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, जैसा आपने खुद ने बताया।
और हम समझते भी हैं। दूसरा, आशा सॉफ्ट का जो प्रोग्राम था जिसको आपने स्पीयर हेड किया था एंड यू गॉट अवॉर्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आल्सो इन दैट केस, तो आशा सॉफ्ट क्या है? सेकंड, कम्युनिटी लेवल के ऊपर इसको अगर हम देखें इस प्रोग्राम कराने के लिए, सो डू यू रियली थिंक दैट वॉलंटियर्स आर actually very important for success of this program? Asha Soft basically there is an senior IAS officer नवीन जैन साहब जी। मैं उनकी बहुत बड़ी वो मैं उनको प्रोफेशनल गुरु मानती हूँ। सो मैंने जब उन्होंने ज्वाइन किया एज अ MD NHM राजस्थान, और हमारे यहाँ हमारे स्टेट में 47,000 आशा सहयोगिनी, तब सहयोगिनी हुआ करती थी क्योंकि ICDS और हेल्थ डिपार्टमेंट की दोनों की कॉमन वो फ्रंटलाइन वर्कर थी। अब तो मेडिकल डिपार्टमेंट की ही फंक्शनरीज हैं। उनका काफ़ी रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ में, because not only in curative health, not only in linking them to facilities, but also promotive health. Yes. ANC PNC के समय कोई एक चाहिए जो फॉलो करे कि क्या आपने टीका लगाया, क्या आपने जांच कराई आज, ये या आँखों का, मतलब उनको जब वो घर में जाती हैं एक एक घरों में, तो वो सारे जो घर के अंदर जो लोग होते हैं, हर एज ग्रुप, बच्चे, माँ, बूढ़े, तो सबके लिए उनके पास कुछ ना कुछ है पूछने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। तो अगर आशा को ज़मीनी तौर पे अगर इक्विप कर दिया जाए तो वो काफ़ी फ़र्क लाएगा। और वही काम नवीन जैन साहब ने किया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को पहचाना, उनके अहम रोल को पहचाना, और वो जो कैसे, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो रही थी उससे पहले, उन्होंने उनका कोई जितने भी टास्क करते थे उनके पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहे थे, छोड़ रही थी आशाएं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम करना चाहिए, कि जिसके थ्रू उन्होंने कितना टास्क किया, आप सेंट्रल लेवल पे आप मॉनिटर भी कर रहे हैं वो किस चीज़ों के लिए काम ज़्यादा कर रही हैं, वो किन सर्विसेज पे मतलब फोकस ज़्यादा कर रही है, कौन सा सर्विसेज छूट रहा है, उनको पेमेंट टाइम पे चला जाए, तो दैट मोटिवेटेड देम। एंड उनके गाइडेंस में देन आई वर्कड एंड वी ऑल वर्कड, इनफैक्ट एक अच्छी टीम काम कर रही थी, एंड देन इट गॉट ह्यूज सक्सेस। उस समय मैं आशा प्रोग्राम देखती थी स्टेट पे, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। तो वो जो अब निकल के आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम, एंड इनफैक्ट उस सिस्टम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सेलेक्ट किया था, और अवार्ड भी मिले थे। सो फॉर दैट आई कैन नेवर फॉरगेट मिस्टर नवीन जैन्स कंट्रीब्यूशन, एंड ही टॉट मी अ लॉट। देखिए, कोई भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो पीछे बैकड्रॉप में रहते हैं शालू, पर वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, ये हम लोग को अक्सर मालूम नहीं होता है। थैंक्स टू यू डॉक्टर तनु दैट आपने ये बताया कि ही हैज प्लेड अ बिग रोल इन सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। इनफैक्ट हेल्थ के इंडिकेटर्स जो NFHS 5 रिपोर्ट्स आई, उसके बाद कोविड के बाद आई थी वो रिपोर्ट्स, एंड उसमें राजस्थान के सारे इंडिकेटर्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे, और उसमें काफ़ी बड़ा रोल नवीन जैन साहब। बिल्कुल, और मुझे भी याद है उन्होंने स्कूल्स में जाकर के जो टीनेज बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको गुड टच बैड टच के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम किया था। ही इज एन एक्टिविस्ट। बिल्कुल। तो इस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे से सोशली यूज करना बहुत बड़ी एक जी। I consider him as my professional guru, and I try and not copy him, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट या उनके अप्रोच को मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ। फैंटास्टिक। तो जिन्होंने बाद में टीवी को ट्यून इन किया है, बता दें हम आपको कि हमारे साथ आज इस अलबेलो राजस्थान प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर वर्षा तनु हैं। इज़ अ सोशल वर्कर भी हैं, आप बहुत बड़ा काम करें राजस्थान के लिए, और रहने वाली आप बिहार की हैं और राजस्थान को इतना बखूबी समझती हैं, क्या धौलपुर और क्या उदयपुर, क्या जयपुर और क्या फिर उसके बाद जैसलमेर, सब पूरे राज्य का आपके पास एक वृहद एक्सपीरियंस है। बातचीत में बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। आपने यूनिसेफ के साथ भी बहुत काम किया है, और अब बहुत सारे गोल्स जो एक कोई भी सिस्टम बनाता है, पॉलिसी प्लानिंग होती है, उसमें आपने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम किया है। यूनिसेफ के साथ भी आप जुड़ी रही हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने स्टेट के इम्प्रूवमेंट के लिए
क्या काम किया? यूनिसेफ gave me a larger picture कि किस तरह से पोषण अभियान, मैं न्यूट्रिशन के लिए काम करती थी, और जन आंदोलन का क्या महत्व होता है। एक तो प्रोग्राम होती है और एक लोग कैसे, इज द सेम थिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सो उसका क्या वैल्यू होता है। एंड वो ट्राइबल एरिया एस्पिरेशनल, उस समय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स चलते थे, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के पहले। So that way it gave me a platform, it gave me an opportunity to learn from those districts कि nutrition के कितने challenges हैं। And during that I saw that nutrition is मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे अगर हम ज़्यादा काम करें तो हेल्थ का बर्डन काफ़ी कम हो सकता है। आप उदयपुर गई थी, आपने उदयपुर में भी आपने ऐसा कोई प्रोग्राम किया था जहाँ पर कि आप जाकर के वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोकलाइट्स, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, उदयपुर के जो गांव में आप गई थी, वहाँ पे आपने एक लोकल मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम किया था। व्हाट वाज दैट? इट्स एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग थिंग। Yeah, so that was basically linked to my UNICEF के दौरान जो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली। थॉट आपके शेप होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। सो व्हेन माय हस्बैंड वाज पोस्टेड, तो मैं रूरल एरिया, लोग फोर्ट्स में घूमने जाते हैं और मैं रूरल एरिया में, दैट इज़ माय नेचुरल इंटरेस्ट। तो वहाँ देखा मैंने, दादी भी छोटा सा चिप्स का पैकेट खा रही हैं, बच्चा भी चिप्स खा रहा है। सेरेलेक, जो ट्राइबल एरिया में, रिमोट ट्राइबल एरिया में सेरेलेक का पैकेट पहुँच चुका है, सो दैट रेडी टू ईट जो जी। और सेरेलेक का पैकेट तो पहुंच चुका है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसको वो पैक करके कैसे वापस रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर होता है, शुगर होता है, इट गेट्स फर्मेंटेड इफ यू डोंट पैक इट प्रॉपर्ली। एक बार खोलने के बाद कब उसको कंज्यूम करना है। सो इट बेसिकली, एंड देन व्हेन यू स्पीक टू बुजुर्ग महिलाएं, तो तब आपको समझ में आता है कि बुजुर्ग महिलाओं से काफ़ी कुछ, वो पूरी स्टोरी पता चलती है, पूरी जर्नी पता चलती है। तो वो बताते थे, उन्होंने कहा कि पहले माल होता था, बट्टी होता था, कोदरा होता था, जो वो मिलेट्स का ही लोकल नेम है। तो और वो खा के स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब वो उन्हीं घरों में सिमट गया है, छोटे से एरिया में वो ग्रो करते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं घर में और उनको वो फरमाइश करते हैं कि हमें वो खाना है, और वो खाते हैं। और जैसे ही बुज़ुर्ग ख़त्म, फिर वो चूँकि उसको कूटना पीसना रहता है, तो आज की जनरेशन चाहे वो किसी भी एरिया में, रूरल में हो या अर्बन में हो, तो उनको वो कूटना पीसना, वो दैट वे दे कांट, आई मीन उनको ये शायद पसंद नहीं है, और मालूम भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। वो जो एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद जो नई पीढ़ी है उसका शायद इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो फास्ट नहीं कर सकते आप उसकी किसी चीज़ को, क्योंकि उसको प्रोसेस करना होता है। तो वो एक्चुअली माइक्रो मिलेट्स जो वहाँ पे कुदरती तौर पे ग्रो होता है, सामा जो हम व्रत में खाते हैं, वो वहाँ हिल्स के फुट हिल्स में, वो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनके फुट हिल्स में अपने आप ही ग्रो होती है, जिनको ये काट के बकरियों को खिला देते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट, वो जो एक ऑब्जर्वेशन था कि अपने लोकल क्रॉप्स के लिए उनका जो लगाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता था, और दैट लेड टू कि काफ़ी सारे क्रॉप्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे उस एरिया से। तो इस प्रोजेक्ट में, आई मीन ये जो IHMR के प्लेटफॉर्म पे, IHMR की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी इशू को पहचानते हो तो आपको उस पर काम करने की स्वतंत्रता देता है। तो एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, और उसमें जो इंडिजिनस क्रॉप्स हैं उनको 360 डिग्री पे वी स्टार्टेड प्रोमोटिंग, लाइक राइट फ्रॉम वुमेन फार्मर्स टू सेलिंग। जी, तो झाड़ोल के विलेजेस में और हर जगह। तो जो वुमेन फार्मर्स, हज़ारों वुमेन फार्मर्स के साथ हमने काम शुरू किया। देन उदयपुर में आपको पता है कि टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनमें लेक पैलेस का काफ़ी रिस्पेक्ट है। तो लेक पैलेस से शेफ को बुलाया था। अच्छा। सो हमने रिक्वेस्ट किया, और
they were very kind. शालू वो कि- उसी विलेज में आए थे, वहाँ सेटअप हुआ पूरा एक जी, किचन सेटअप हुई थी उसके अंदर, और वहाँ पे उस शेफ ने उन्होंने आकर के उन मिलेट से खाना बनाया था। वो आई रिमेम्बर खिचड़ी थी, आई सीन दैट, दलिया बनाया था उन्होंने, सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ बिल्कुल, वो श्री अन्न जो है आजकल बताया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार बोलते हैं कि श्री अन्न का उपयोग करें, बिकॉज हमारी बॉडीज भी उसके लिए बनी है। बिल्कुल। तो इनोवेशन ला करके किस तरह का आपको रिस्पांस मिले, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आप। तो ये लेक पैलेस से शेफ आके, और वो पूरी जो फार्मर्स और उनकी फैमिली थी, तो उनके लिए लंच बनवाया, और एंड दे रियली लाइक्ड। उसमें एक बूढ़ी महिला मुझे याद है अभी भी, तो वो अपने घर में रागी को वो लोकल भाषा में माल कहते हैं, तो वो एक पापड़ वो लेके आई कि हम बनाते हैं, और वो जो शेफ को खिलाया फ्राई करके, और शेफ को इतना अच्छा लगा कि वो जो बूढ़ी महिला है अब वो ताज को पापड़ सप्लाई करती हैं। क्या बात, So amazing. yeah, and that way we just need to realize 100%. कि हमें कुदरती तौर पे क्या मिलता है। और अगेन सो डी स्कूल का दैट एजुकेशन दैट यू आइडेंटिफाइड लोकल रिसोर्सेज, व्हाई वी हैव टू गो फॉर लाइक यू नो इम्पोर्टेड वंस, एंड और इनफैक्ट वो लोकल रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर वो उनकी जो प्रेवलेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अनीमिया है, कैल्शियम की कमी है, वहाँ काफ़ी मॉर्बिडिटी है बहुत सारे फॉर्म्स में। तो जब अगर हम स्वस्थ खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट भी और एम्पावरमेंट भी। आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, आप स्किल डेवलपमेंट की भी बात कर रही हैं, आप हेल्थ के एरिया में भी बात कर रही हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है। अनुराग, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, शायद। मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो एक ताज, सॉरी, जो होटल है जहाँ से आप शेफ जो सिटी पैलेस से आए थे, और माल का उन्होंने पापड़ बनाया और वो खिलाया, और वो अब सप्लाई कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स, यहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो सफ़र है, समाज की प्रगति ऐसे ही हुई है। बिल्कुल, हम बिल्कुल वहीं से पहाड़ों से आते हैं, रेगिस्तानों से आते हैं, जाकर के इमारतों के जंगलों में रहने लग जाते हैं, वो डॉट्स कहीं मिस हो गए हैं। तो शायद आप जो काम कर रही हैं वो डॉट्स को पूरा करने का काम कर रही हैं, वो पूरी लकीर बन जाती है, तो एक इकोसिस्टम जो है मुझे लगता है वो एक डेवलप हो जाता है इस तरीके से। आपने बिल्कुल सही बात कही कि इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्रिएटिंग द एंटायर एनवायरनमेंट फॉर दैट एनवायरनमेंट बिल्डिंग। जन आंदोलन, जैसा मैंने कहा कि जन आंदोलन के लिए मैंने यूनिसेफ के दौरान काम किया था, और उसमें नाउ like at 25 centers we are like you know supporting जो मिलेट से बनी हुई चीज़ें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो 25 सेंटर्स पे जो बच्चों को और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को हम मिलेट से बनी हुई रेसिपीज़ खिला रहे हैं, उसके लिए वो जो मिलेट्स चाहिए वो लोकल फार्मर्स को, जो हमने 2 साल पहले काफ़ी हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया था और प्रमोट किया था कि वो मिलेट्स ग्रो करें, उन्हीं से खरीदते हैं। तो इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है डॉक्टर तनु, वो ये है कि उनको मार्केट कैसे मिलता है? जैसा कि मैंने कहा कि अभी वो लोकल महिलाओं से ही ग्रो करते हैं, और ये जो TAD डिपार्टमेंट के जो ये केंद्र है, माँबाड़ी केंद्र कहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनको हम एक ही जगह पे बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो है डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ कौन से एरिया में, कौन से ग्राम पंचायत में, किस ब्लॉक लेवल पे कितना डेटा है, क्या उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है? क्योंकि आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने बेसलाइन असेसमेंट किया। आई थिंक दिस इज लाइक 2 साल के बीच में बेसलाइन असेसमेंट किया कि उनका कंजम्पशन पैटर्न कितना चेंज हुआ है, व्हाट दे ईट एंड ऑल, एंड ग्रेजुअली वी ट्रेन द लोकल जो यंग वुमेन हैं, यंग लेडीज हैं, उनको हमने ट्रेन किया। मेनी राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग हैज हैपेंड। देन जो लोकल फार्मर हैं उनसे ही खरीदते हैं, तो उनको कहीं और लेके जाना नहीं पड़ता, उनको MSP के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, उनको मंडी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। वो उन्हीं सेंटर्स को सीधा सप्लाई करते हैं, वहाँ वो कुक होता है, वो रेसिपीज बनती हैं, और वहीं के बच्चे और वहीं की महिलाएं उसको यूज करती हैं। सो आप काफ़ी समय से ड्रिंकेबल वाटर, जेंडर इक्वालिटी,
और आप इन तरह की चीज़ों पे, कौशल विकास, इन चीज़ों पे काम कर रही हैं ना। इसमें सर्टेन है कि वन फेसेस लॉट ऑफ चैलेंज इन दिस केसेस। सो ये कैसे हो पा रहा है एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट? इफ़ यू वर्क वेल, अगर आप में वो विलिंगनेस है काम करने की, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जी। और थोड़े चैलेंजेस डेफिनेटली है जब आप ग्राउंड पे जाइए और पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक सिस्टम से चलता है, एक या दो लोग नहीं हो जो पाते। हैं वो मैं आपसे उसको ये बात बदल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ सकते। डॉक्टर तनु, क्योंकि कौशल विकास अगर आप देखें तो इवेंचुअली इट लीड्स टू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Yes. जी। अब हम कर तो रहे हैं बच्चों को कौशल विकास के नाम से चीज़ें, डेफिनेटली दे आर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑल्सो, बट बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो इंडस्ट्री और जो सोसाइटी कनेक्ट है, उसके बीच में कहीं कौशल विकास का प्रोग्राम आ जाता है। सोसाइटी से बच्चे निकल के बाहर आते हैं, दे आर ट्रेड इन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फील्ड, कौशल विकास, और फिर इंडस्ट्री में जाते हैं वेयर दे आर यूटिलाइज, कंज्यूम्ड। तो ये जो डॉट है, ये जो पूरा जो एक इसका भी एक इकोसिस्टम है, हाउ इट इज बीइंग चैनलाइज्ड और फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बाय पीपल लाइक यू? राइट सर, सो देयर आर मल्टीपल एजेंसीज जो ट्रेनिंग कंडक्ट करती हैं, फ्री ट्रेनिंग्स हैं, उन लाइक जहाँ से डिमांड है तो डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी हमारे स्तर पे वो स्टेज आना बाकी है कि हम वाकई उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन करें। वो अभी तक वो स्टेज अभी तक काफ़ी लिमिटेड वे में आया है। आ रही हैं चीज़ें, सुधर रही हैं चीज़ें काफ़ी सारी, लेकिन कौशल विकास को जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उसकी पोटेंशियलिटी अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर करना बचा है कि लोगों के, क्योंकि आज भी जब हम लड़कियों के लिए कौशल विकास की बात करते हैं तो वो सिलाई, ब्यूटिशियन, ये चीजें आ जाती हैं। 2-3 चीजों के बारे में बात करते हमने वो जेंडर के रोल पे खुद ही डिफाइन कर दिया है कि वुमेन यही करेंगी, व्हाई नॉट मोबाइल रिपेयरिंग, व्हाई नॉट अदर थिंग्स। So I think that demand-based training and geographies like decentralized training programs will play a wonderful role. So I remember बीकानेर में जब हम थे तो पुलिस लाइन कोविड टाइम के जस्ट बाद, क्योंकि जिस तरह से वो डेथ्स हो रही थी और वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट टाइम था, तो आई रियलाइज्ड कि विमेन जो हाउस वाइफ्स हैं तो दे शुड ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमने आरसेटी की मदद से वहाँ जो लोकल बैंक है, लीडिंग बैंक एसबीआई था, तो एसबीआई की मदद से हमने ट्रेनिंग कराई उन पुलिस कांस्टेबल्स एंड जो मेन है पुलिसमैन, उनकी वाइफ्स के लिए, और लोगों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट 4-5 families they started their own business and they are very good in terms of like boutique के कपड़े जैसे वो उन्होंने स्टिच करना, डिजाइन करना शुरू कर दिया, एंड दे आर स्टिल रनिंग दैट बिजनेस व्हिच इज ये बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं और कितनी सारी फैमिलीज को आप एम्पावर कर रही हैं। और जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो राजस्थान टोपोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली बहुत सारे 4 जोन्स में हैं। हमारे पास आदिवासी क्षेत्र भी है, हमारे पास थार डेजर्ट भी है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो जब हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज़ की, तो आपका क्या उनसे भी कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है? बिकॉज यू आर डूइंग सो मच फॉर वुमेन। तो जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की, झाड़ौल की आपने बात की, किस तरह से आपने वहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश की है? क्या आपका वहाँ पर भी कुछ इंटरवेंशन रहा है? इंटरवेंशन जैसा कि मैंने बताया कि फूड रिसोर्सेज से, क्योंकि कोई भी फूड जो आप उनके हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले जो उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वुमेन, सो वुमेन एंड स्पेशली फार्मर्स, तो सबको एक सिस्टम के तहत लेके आना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको उन जो जैसे मिलेट्स की ही बात हम करते हैं, तो मिलेट्स का होता क्या है वो उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता। खिचड़ी दलिया के अलावा उनको अलग अलग तरह की रेसिपीज सिखाए, और इनफैक्ट नाउ दे नो कि करना क्या है। हेल्थ के ऊपर आप बहुत काम कर रहे हैं। और सो दैट वे ट्राइबल वुमेन के सेकेंडली
माइनिंग एरियाज भी हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं। कम्युनिकेशन कैसे कर पाते, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत रिजिड होते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस, तो उस सर्कल को ब्रेक करना, उनके सर्कल में अनुराग पहुँचना, क्योंकि महिलाओं का उनका एक सोशल फैब्रिक अलग होता है हम लोगों से, तो वो कितना एक्सेप्टेंस होता है उनमें, किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे? चैलेंजेस जैसा कि आपने कहा कि कन्विंस करना थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब आप फ्रेंडली होते हो, जब उनके साथ उनके बीच में जाते हैं और बार बार जाते हैं, उनके हित की बात करते हैं, तो दे acceptance आता है। अंडरस्टैंड या सो। और आजकल चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सो दे आर नॉट दैट अनभिज्ञ नहीं है वो। बस उनको एक चैनलाइज करना होता है, फोकसिंग ऑन कौन करेगा, कैसे करेगा, सो ये अगर आंसर हो जाए और कितनी बार करेगा, सो दैट वे देन दे एवरी प्रोग्राम गेट्स द रिजल्ट। तो तनु, एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। समाज के अंदर एक तबका वो होता है जो कि शहरों में होता है, समाज में तबका वो होता है जो कि अर्ध शहरी या सेमी अर्बन या गांव के क्षेत्रों में, रूरल में रहता है। आप एक ऐसा कनेक्ट हैं जो कि यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, दोनों तरीके से हैं, दोनों तरफ हैं आप। तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है पंचायती राज संस्थाओं के साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ, बहुत आपने काम एंड टू एंड काम किया, देखती भी आपको बहुत सारी चीज़ों को आपने उनको सजेस्ट भी किया होगा। तो पॉइंट इन दिस केस इज, जो पॉलिसी मेकिंग है विच इज़ बीइंग डन इन द एक कंसंट्रेटेड जगह पे होती है, जयपुर में होती है, तो उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप जैसे व्यक्तियों का, आप जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, आपका और ये जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायती संस्थाएं हैं या लोकल बॉडीज़ का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि पॉलिसीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर सकें टूवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जैसे आपकी बात कर रही हैं, या फिर उस पूरे एक ग्रामीण परिवेश को की ज़िंदगी को बदलने के अंदर? उसके काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और स्पेशली जब आप इन हार्ड टू रीच एरियाज में काम करते हैं, लाइक कोटड़ा, वन ऑफ देम। जी, कोटड़ा या एनी अदर एरियाज, जैसे मज्जू में काम किया, बीकानेर में, वहाँ कैमिलियर्स के प्रॉब्लम्स को लेके हम काम करते थे, जालौर में काम किया। तो हर जगह के जो आप एक्सपीरियंस को लेके आते हैं, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ स्पीकर ऑल्सो, आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो। सो इन ट्रेनिंग्स में जब हम जाते हैं तो उन कॉन्टेक्स्ट में बात कर पाते हैं और उनके चैलेंजेस को एड्रेस कर पाते हैं और वो किस तरह से सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल, अभी नीति आयोग की जो ट्रेनिंग्स है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में, और उसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए मैं हेल्थ की नीति आयोग से ट्रेनर हूँ। तो जब मैं बात करती हूँ कि स्वस्थ गांव हमें कैसे बनाना है, वहाँ हर जगह के ट्रेनर आते हैं जो उन एरियाज़ में एज अ चेंज लीडर काम करते हैं जी। तो उनमें वो पर्सपेक्टिव हम देते हैं। रिसर्च, ये जो सारे जो माइनिंग एरिया है या इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ के एनवायरनमेंट या एंड लोकल पॉपुलेशन के बीच के इंटरेक्शन की बात है, तो ये सारे जो इंटरवेंशंस है ये रिसर्च का हिस्सा रही हैं। काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च भी रहे हैं, जो अभी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च जो अब निकल के आ रही हैं। पहले विदेशों में होता था, इंडिया में अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो इन जगहों पे जब हम काम करते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम लोकल लीडर्स से मिलते हैं। मैं OTS में क्लासेस लेती हूँ फॉर जेंडर, इन सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज़ में वो, तो OTS में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि पॉलिसी तो होती है, पॉलिसी जो नीचे से जाती है, जो ग्रास रूट से आती है, वही पॉलिसी भी बनती है। तो जब आप उनके जो फंक्शनरीज को एड्रेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं और वो पॉलिसी का भी हिस्सा। तो उस चीज़ में फॉर एग्जांपल लाइक यू वर्क इन डेटा एनालिसिस भी करती हैं, अब बहुत आपको तो फील्ड ही रहा है, स्पेशलाइज्ड फील्ड। डेटा एनालिसिस कर लेने के साथ साथ आप जो रिसर्च बेस्ड भी चीज़ों को पढ़ने के बाद फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, फ्रॉम IMHR, वहाँ से लेकर के जाती हैं, तो जो ज़मीन पे होता है और जो कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है उसमें फ़र्क तो होता है जी। जैसे तो यहाँ सोचा कुछ और जाता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। तो ये क्यों होता है और इसमें ये फ़र्क है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण व्हाट डू यू थिंक? इसके लिए एक जो अप्रोच
जो बहुत पॉपुलर टर्म है, आपने सुना होगा कि आर्म चेयर साइंटिस्ट। सो हम ज़मीन पे काम करते हैं, तो वो एक जो आप कंसेप्चुलाइज भी सही इश्यूज़ को करते हो, सही ढंग से करते हैं, सही पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, और हमें ये भी पता चलता है कि उनकी जो सॉल्यूशंस कहाँ हैं, किस ढंग से हम काम करें उनके बीच में जाके। फॉर एग्जांपल 360 डिग्री अप्रोच सो बहुत रिक्वायर्ड है हर क्षेत्र में। तो दैट वे या व्हेन यू रीच आउट टू देम, आज के डेट में मैं हर महीने में शायद 12 से 15 दिन बाहर रहती हूँ इन क्षेत्रों में। तो दैट वे लोग काफ़ी सारे बहुत बार कहते भी हैं कि हाउ यू लाइक यू नो कीप आप इन Moving so जगहों में much, जाते हाँ। रहते हैं, एंड दैट वे। सो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब ये इस स्टेज में आके मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। तो दैट वे क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रियलाइज़ करें, कहने को वो दूसरे आई मीन हम ना जाए तो भी चलेगा, बट किसी ना किसी को वो काम करना लेकिन पड़ेगा। हाँ, ये जो जी। अवेयरनेस है, ये तो सेल्फ अवेयरनेस है कि हमें ये भी करना है। तो अनुराग, हम देखें तो हम एक बात करें, एक वो ट्रेनर भी हैं, डेवलपर भी हैं, आप नीति आयोग से जुड़ी हुई हैं, आप टीचर भी हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, और आपको ये फील भी होता है कि मुझे समाज के प्रति भी मेरी जो जिम्मेदारी हाँ, है, वो भी और निभानी कितनी है। सुंदर बात, कहीं नहीं जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, लेकिन यू फील लाइक डूइंग इट। ऐसे में आप अपने लिए और क्या करती हैं? बिकॉज आप बहुत क्रिएटिव है कहीं ना कहीं, ये बात तो सामने आ गई है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। तो जो इंसान क्रिएटिव होता है तो उसका किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में भी शायद इंटरेस्ट होता है, चाहे म्यूज़िक हो गया, चाहे पेंटिंग हो गया, चाहे कुछ और हॉबी हो गई। आपका किस चीज़ में और इंटरेस्ट है? मैं म्यूजिक से काफ़ी जुड़ी वैसे हुई आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत यू हैव अ वेरी वेरी मेलिफियस वॉइस। मैं पूछने वाला था कि ऐसा कुछ करती हैं क्या? Thank you. So so music has been my passion. जब मैं बहुत छोटी थी तो I have a very my father has a very big role Oh. in my life. उन्होंने मुझे बिहार में रहते हुए भी, और बिहार में क्योंकि एजुकेशन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं सोचते माँ बाप कि हर बच्चा जो ब्राइट होता है वो IAS बनेगा। जी। so that way, but my father has a big role. Whatever I am is because of my father. So he like मैथिली गाने के लिए हमेशा प्रमोट करते थे। तो आप बाद बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मुजफ्फरपुर और मैं गांव से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो मेरा बेसिकली ओरिजिनली मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी दादी बहुत अच्छी सिंगर रही हैं, मैथिली गाने गाती थी। आई एम बेसिकली फ्रॉम मिथिला, लाइक दैट कम्युनिटी। वैशाली, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, समथिंग वेरी हिस्टोरिक। ऐसी कोई बात आ जाती तो मैं एकदम से मेरे अंदर हिस्ट्री जाग जाती है। जी, जी। वैशाली वही है, यू नो, लिच्छवी और वैशाली, जिसमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करें, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सेटअप। ओह, सो दैट वे या सो Yeah. एंड वो वहाँ की मिट्टी में है, क्योंकि वेरी फर्टाइल एंड वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट। सो आई एम वेरी अटैच्ड टू माय विलेज एंड माय रिलेटिव्स आल्सो। सो माय दादी वाज अ वेरी गुड सिंगर, एंड वो सुबह सुबह उठ के शिव स्तुति करती थी। मैं अच्छा। उनके साथ ही लाइक जगती थी सुबह। So that way, and then music interest was there since like बचपन टाइम से ही। और बाद में पढ़ाई लिखाई और इसके जब बिजी हो गई तो म्यूज़िक छूट गया। फिर म्यूज़िक तब शुरू हुआ जब मैं अपनी बेटी को गुरुजी के पास लेके जाती थी। वो 2nd क्लास में पढ़ती थी। आपके गुरुजी? वो मेरी डॉटर की गुरुजी अच्छा। के गुरुजी थे कोटा में, और मैं अपनी डॉटर को क्लास में लेके जाती थी, और वो वहाँ पे म्यूज़िक सीखती थी। तो मैंने भी उसका क्लास ज्वाइन कर लिया। आप तो आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी अभी आई स्टार्टेड विद मेनी लाइक gurus right from Kota to Jaipur, but मैं पिछले 6 साल से तलत अजीज साहब से जी मुझे मौका मिला, और गज़लों में मैं रुचि है। सीख पा रही हूँ उनसे गज़लें। फेमस तलत अजीज साहब? जी, क्या बात, क्या बात है। तलत अजीज साहब, क्या बात, क्या बात। so I'm कुछ सुना blessed दीजिए। to हाँ। have his तो मैं अगर आप हमें कृतार्थ कर सकें, ऑनेस्टली हम और हमारे
हमारे दर्शकों को, तो कुछ एक छोटी सी कोई नज्म हो जाए, कोई गजल हो जाए, आपकी फेवरेट हो, आपको लगता विच हो इज ऑफ योर फेवरेट, योर गुरुजी's फेवरेट। गुरुजी की एक गज़ल है, बट मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई डोंट नो हाउ आई कैन Just a small piece of it all. या सो I'll just try 2 lines. उनकी एक गज़ल काफ़ी फेमस हुई थी और वो उमराव जान फिल्म से है, ख़याम साहब ने उनको डायरेक्ट किया था। सो या जुस्तजू सॉरी जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है। या I'll try. Sure, please, we are waiting. जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी। सुपर्ब, आई मस्ट टेल यू, सुपर्ब। हमारे पास समय बहुत कम रहेगा डॉक्टर वर्षा तनु, एक चलते चलते मैं 2 सवाल, एक आपके हस्बैंड के बारे में, प्रफुल्ल कुमार सर के बारे में, ही इज एन IAS, तो हाउ big role or what role he has played in your life in shaping up for settling in Rajasthan? One short question, short answer. Secondly, a message to our audience and especially to people who are working in such kind of sectors. For women especially. जी हाँ। हाँ, ये दोनों ही बहुत important, like पहला तो because my life has been like I told you about my father, but then after that I'm very lucky to have him in my life, my husband. So he understands things and just simplicity and सादगी को वो बढ़ावा कर देते हैं। So yeah, so and that way he always इसको हिंदी में कहेंगे आप? जी वो प्रमोट करते हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा निखारूं। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया है कि जैसे महिलाओं का इंटरेस्ट ज्वेलरी या और चीज़ें होती हैं, खुद को संवारना और वो, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि अपनी पर्सनालिटी, अपनी वजूद को आप जब इतना ब्राइट जब होता है ना कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, एंड ही ऑफन लाइक ही एक्सप्रेसेस दैट ही इज़ प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ माय वर्क, सो दैट वे। एंड सेकेंडली समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो आप ये नहीं देखें कि आप किस कैपेसिटी में हैं। एक गाने की 2 लाइन है कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। तो जिस कैपेसिटी में भी हैं, जहाँ भी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हमसे काफ़ी अलग ज़्यादा है, वो टोटलिटी में है। सो ऑलवेज ट्राई एंड कंट्रीब्यूट बिकॉज वी हैव 1 लाइफ, हमें दूसरी लाइफ नहीं मिलेगी इसके लिए। सो दैट हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारे साथ जाता है। डॉक्टर वर्षा तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम बड़े आभारी हैं आपके कि आप प्रोग्राम में आई, आपने हमसे बातें करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, आपने जो काम किया इस देश के लिए, इस समाज के लिए। बस इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।